हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हिंदी विषय को पढ़ेंगे। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है टारगेट फ्री बैच, जिसका हमने टारगेट रखा है 90+% का। यह फ्री बैच हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है। तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली से जुड़ जाएं और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री क्लासेस चल रही हैं ऑल सब्जेक्ट की। सभी सब्जेक्ट की हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री क्लासेस चल रही हैं। क्लास की पीडीएफ आपको, सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। कर लें, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्लास का शेड्यूल। सुबह 10 बजे हमारी साइंस की क्लास होती है, जिसमें हमारा साइंस का कंप्लीट सिलेबस हो चुका है और इसमें अब प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है हमारी सुबह 11 बजे, जो है अंग्रेजी की क्लास। शाम को 4 बजे होती है हमारी वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की क्लास, जो है हमारा पेपर 1। क्या है? पेपर 1 की क्लास होती है शाम को 4 बजे। नेक्स्ट क्लास होती है शाम को 5 बजे, जो है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसका जो है सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है और इसमें क्या चल रहा है, और इसमें प्रैक्टिस चल रही है। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। शाम को 6 बजे होती है हमारी हिंदी की क्लास, जिसमें सिलेबस जो है वो लगभग हो ही चुका है। सिलेबस पूरा होने के बाद हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर करेंगे, राजन सीरीज कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है हमारी शाम को 9 बजे, जो है मैथ की क्लास। मैथ में सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है और सर इसमें प्रैक्टिस करा रहे हैं प्लस PYQ करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? प्रैक्टिस करा रहे हैं प्लस PYQ करा रहे हैं। सर ने बेसिक से कंप्लीट सिलेबस मैथ का कराया है और उनका टारगेट है 25/25 का। तो आप सर की क्लास से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि मैथ ज़्यादातर बच्चों को कठिन लगती है, तो उन्होंने बिल्कुल बेसिक से कराया है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी क्लासेस को डेली कंटिन्यू देखें। ठीक है, शुरू करते हैं अपना क्लास। आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करते हुए उसमें निहित विचारों, भावों एवं तथ्यों को समझना। चैप्टर का नाम एक बार फिर से देखते हैं कि पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करते हुए उनमें निहित विचारों, भावों तथा तथ्यों को समझना। शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा, वाचन से आप क्या समझते हैं? वाचन कितने प्रकार के होते हैं बताइए। आंसर देखते हैं। वाचन वह प्रक्रिया है जो हमारे मुख से विभिन्न भाषिक ध्वनियों के समूह के रूप में स्फुटित होती है। वाचन क्या है? वाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, हमारे मुख से विभिन्न भाषिक ध्वनियाँ निकलती हैं। हमारे जो मुख से जो विचार निकलते हैं या फिर जो ध्वनियाँ निकलती हैं, उन सबको क्या कहते हैं? उन सबको वाचन कहा जाता है। वाचन कहा जाता है। बच्चे सार्थक तथा निरर्थक शब्दों का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे बोलने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। बच्चे सार्थक और निरर्थक शब्दों का प्रयोग करके वो धीरे धीरे अपने बोलने में क्या करते हैं, उस स्थिति में पहुंच जाते हैं बोलने की। ठीक है, विद्यालय में जब बच्चा प्रवेश करता है तब उसको अपना नाम, माता पिता का नाम, घर का नाम आदि बोलना सिखा दिया जाता है। बालक जब स्कूल में प्रवेश लेता है तो बच्चे को उसका नाम है, माता पिता का नाम है, घर का नाम है, कुछ घर से संबंधित जो शब्द होते हैं, ठीक है, उन सबको क्या किया जाता है, सिखा दिया जाता है। धीरे धीरे पुस्तकों तथा अवलोकन और शिक्षण द्वारा बच्चे शुद्ध बोलना, समझना और लिखना सीख जाते हैं। धीरे धीरे विद्यालय में बच्चे पुस्तकों का अवलोकन करके तथा शिक्षण द्वारा बच्चे शुद्ध बोलना, लिखना तथा समझना सीख जाते हैं। वो धीरे धीरे सीख जाते हैं। घर से तो वो ऐसे ही आते हैं, घर से वो सिर्फ नाम सीख कर या माता पिता का नाम या घर का पता ऐसे शब्दों को जानते हैं। उसके बाद वो विद्यालय में आते हैं तो विद्यालय में पुस्तकों का अवलोकन करके तथा शिक्षण द्वारा बोलना है, लिखना है, समझना, ये सभी सीख जाते हैं। किसी भाषा में
किसी भाषा में अंकित वाक्यों को शुद्ध व सही ढंग से बोलकर पढ़ना ही वाचन कहलाता है। किसी भाषा में अंकित वाक्यों को, जो अंकित वाक्य होते हैं उनको शुद्ध तरीके से पढ़ना तथा सही ढंग से बोलकर व पढ़ना, ये सभी क्या कहलाता है? ये सभी वाचन कहलाता है। वाचन नॉर्मली क्या होता है? वाचन मुख्य रूप से क्या होता है? वाचन वह होता है किन्हीं शब्दों का शुद्ध रूप से उच्चारण करना तथा सही ढंग से बोलना, लिखना, समझना, ये सभी क्या है? ये सभी हमारा वाचन की श्रेणी में आता है। अब हम वाचन के प्रकार देख लेते हैं। वाचन के दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? वाचन के दो प्रकार होते हैं। पहला है सास्वर वाचन और दूसरा है मौन वाचन। क्या है? पहला है सास्वर वाचन और दूसरा है मौन वाचन। आगे देखते हैं अब हम लिखित भाषा के ध्वनि युक्त वाचन को। लिखित भाषा के ध्वनि युक्त वाचन को, जिसमें क्या हो? जिसमें ध्वनि हो। जैसे मैं बोल रही हूँ तो ये हमारा वाचन कौन सा कहलाएगा? ये हमारा वाचन जो है वो सस्वर वाचन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सस्वर वाचन कहलाएगा। एवं ध्वनि रहित वाचन मौन वाचन कहलाता है। ध्वनि रहित वाचन जिसमें हम क्या करते हैं? मन में पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं। ठीक है, मन में हम रीडिंग करते हैं, तो ये सभी कौन से वाचन है? ये मौन वाचन है। जिसमें क्या होता है? जिसमें ध्वनि नहीं होती है। ये नॉर्मली हम अपने मन में पढ़ते हैं। ठीक है, मन में हम जैसे कहानियां हैं इन सबको पढ़ते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसको मौन वाचन कहते हैं। जबकि सस्वर वाचन वो होता है जिसमें क्या होता है? जो ध्वनि युक्त वाचन किया जाता है, या किसी से बातचीत करना, फोन पर बात करना, या फिर मैं जो बोल रही हूँ, ये कौन सा वाचन कहलाता है? तो ये वाचन जो है वो सस्वर वाचन कहलाता है। आगे देखते हैं सस्वर वाचन दो प्रकार से किया जा सकता है। सस्वर वाचन दो प्रकार से किया जा सकता है। पहले प्रकार से किस प्रकार से कर सकते हैं? कि प्रथम एक ही व्यक्ति किसी लिखित भाग का वाचन करे। एक ही व्यक्ति किसी लिखित भाग का क्या करे? वाचन करे। यानी कि एक किताब है और उसको एक व्यक्ति पढ़े। ठीक है, वो पढ़े और उसका क्या करे? वाचन करे। जैसे बालकों द्वारा एक एक करके किसी लिखित गद्यांश का वाचन। बालकों द्वारा स्कूल में जब शिक्षक जो होते हैं, ठीक है, बालकों द्वारा शिक्षक जब बच्चों से रीडिंग कराती है तो बच्चों से क्या कहती है? एक एक करके बच्चों आप रीडिंग कीजिए। तो इसमें यही दिया है कि जैसे बालकों द्वारा एक एक करके लिखित गद्यांश का वाचन तथा पद्यांश का पाठ पढ़ना। क्या होता है? जब हम क्लासरूम में रीडिंग कराते हैं तो एक बच्चे से उसको रीडिंग करने को कहते हैं, तो ये वाचन कौन सा कहलाता है? ये हमारा सस्वर वाचन कहलाता है। इसमें क्या होता है? एक व्यक्ति किसी लिखित भाग को पढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका दूसरा प्रकार क्या है। इसका दूसरा प्रकार का सस्वर का वाचन वह वाचन है। दूसरे प्रकार का सस्वर वाचन वह वाचन है जिसमें क्या होता है? जिसमें बहुत से बालक या व्यक्ति किसी भी लिखित भाग को एक साथ पढ़ते या बोलते हैं। जैसे राष्ट्रगान को बालकों द्वारा एक साथ मिलकर बोलना। इसी प्रकार से जैसे क्लास में जब हम रीडिंग कराते हैं बच्चों से, जैसे पहाड़े बोलना, तो हम क्या करते हैं? जैसे कि 2 पंजा 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें बहुत से लोग, क्या हो रहा है? बहुत से बालक या व्यक्ति किसी लिखित भाग को एक साथ बोलें, तो ये क्या कहलाता है? तो ये हमारा दूसरे प्रकार का सस्वर वाचन कहलाता है। आगे देखते हैं पहले प्रकार के वाचन को व्यक्तिगत वाचन कहते हैं। पहले प्रकार का जो वाचन किया जिसमें हमने क्या किया? एक बच्चे से रीडिंग कराई, बच्चे को उठाया और बच्चे से कहा बच्चों पाठ पढ़ो। ठीक है, इस पाठ को पढ़ो। और जो बच्चे बैठे थे उनसे हमने कहा कि बच्चों इसको ध्यानपूर्वक सुनिए, जिससे हम बाद में आपसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? ये हमारा प्रथम प्रकार का वाचन हो गया। इसी प्रकार से दूसरा वाचन क्या था? दूसरा वाचन वो था जिसमें हम अगर असेंबली में हम प्रार्थना करते हैं तो सभी बच्चे इसमें बोलते हैं, व्यक्ति बोलते हैं। तो ये कौन सा वाचन हो गया? तो ये हमारा दूसरे प्रकार का वाचन हो गया। तो पहले प्रकार के वाचन को क्या कहते हैं? पहले प्रकार के वाचन को व्यक्तिगत वाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वाचन कहते हैं। जबकि दूसरे प्रकार के वाचन को सामूहिक वाचन कहते हैं। सामूहिक वाचन क्यों कहते हैं? इसमें क्या होता है? समूह में एक से अधिक लोग बोलते हैं। जैसे कि काफ़ी बच्चे हो गए, जब राष्ट्रगान बोलते हैं तो उसमें टीचर्स भी बोलते हैं, बच्चे भी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हमारा सामूहिक वाचन कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं पुनः व्यक्तिक वाचन शिक्षक द्वारा किया जा सकता है और छात्रों द्वारा इसे किया जा सकता है। पुनः व्यक्तिक वाचन जो क्या है? व्यक्तिगत वाचन जो होता है वो बच्चों के द्वारा और शिक्षक के द्वारा, दोनों के द्वारा किया जा सकता है। शिक्षक द्वारा किए गए व्यक्तिगत वाचन को आदर्श वाचन कहते हैं। जब इस वाचन का प्रयोग शिक्षक करता है, व्यक्तिगत वाचन का प्रयोग जब शिक्षक करता है तो उसे आदर्श वाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? आदर्श वाचन कहते हैं। तथा छात्रों द्वारा
किए गए व्यक्तिगत वाचन को क्या कहते हैं? अनुकरण वाचन कहते हैं। अनुकरण मतलब कि जब टीचर बोलता है तो बच्चे क्या करते हैं? उसको सीख कर तुरंत रिपीट करते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अनुकरण वाचन। आगे देखते हैं, अनुकरण वाचन प्रायः व्यक्तिगत तथा स्वासर ही होता है। अनुकरण वाचन क्या होता है? वो व्यक्तिगत होता है और स्वासर वाचन ही होता है। क्या होता है? व्यक्तिगत तथा स्वासर वाचन होता है। स्वासर इसलिए होता है क्योंकि जब तक छात्र किसी अंश को बोलकर नहीं पढ़ेगा, तब तक उसकी ध्वनि संबंधित कमियां और वाचन संबंधित त्रुटियों का पता नहीं लगेगा। जब बच्चा उसको तेज तेज में बोलता है, क्या होता है? जब बच्चा स्वसर वाचन करता है तो उसके अंश को क्या करता है? एक एक करके बोलता है, पढ़ता है। इससे क्या होता है? उसकी ध्वनि संबंधित जो कमियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं, तथा जब वाचन संबंधित त्रुटियां होती हैं उनका भी पता चलता है कि उसने कहाँ पर गलती की है। ध्वनि में पता चलता है, ध्वनि संबंधित कमियां हैं, वाचन संबंधित कमियां हैं, इन सब का पता चलता है। ठीक है, आगे देखते हैं, त्रुटियों का पता लगने पर ही उनका संशोधन संभव है। जब हमें त्रुटियां हमारी पता चलेंगी तभी तो हम उसका समाधान कर सकते हैं। तो इसमें यही दिया है कि त्रुटियों का पता लगने पर उसका क्या किया जाता है? संशोधन संभव होता है, उससे पूर्व नहीं। जब हमें त्रुटियां अपनी पता ही नहीं होंगी तो हम उसमें संशोधन क्या करेंगे? जब हमें त्रुटियां पता होंगी तब उनमें हम संशोधन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, जबकि मौन वाचन में क्या होता है? जबकि मौन वाचन में बिना उच्चारण के गद्य व पद्य को पढ़कर उसके विचार तत्व को ग्रहण किया जाता है। मौन वाचन में क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम अपने मन में पढ़ते हैं। क्या करते हैं? मन में पढ़ते हैं, बिना ध्वनि के द्वारा। ठीक है, बिना ध्वनि के द्वारा पढ़ते हैं। गद्य व पद्य को पढ़कर क्या करते हैं? उनके तत्वों को ग्रहण करते हैं। जैसे कहानी है, उपन्यास है, समाचार पत्र है आदि मौन वाचन द्वारा पढ़े जाते हैं। कहानी है, उपन्यास है, समाचार पत्र है, ये सभी मौन वाचन के द्वारा क्या किए जाते हैं? पढ़े जाते हैं। वाचन की पृष्ठभूमि पर है मौन वाचन की सफलता निर्भर है। वाचन की पृष्ठभूमि पर क्या होता है? वाचन की पृष्ठभूमि पर मौन वाचन की सफलता पर निर्भर करता है। वाचन की कुशलता से ही हमें वार्तालाप है, संभाषण का ढंग आता है। वाचन जब हम किसी से वार्तालाप करते हैं उसी से हमें क्या होता है? इसी प्रकार का कौशल हमें आता है, किसी से बात करना और भाषण देना। इससे क्या होता है? हमारे वाचन में क्या होता है? सुधार आता है। दूसरे के वाचन को सुनकर बच्चे अनुकरण द्वारा वाचन कला में प्रवीण होते हैं। दूसरे के वाचनों को सुनकर बच्चे जो होते हैं वो अनुकरण के माध्यम से क्या करते हैं? वो अपने वाचन कला में प्रवीण होते हैं। इसलिए कक्ष में सासुर वाचन और मौन वाचन की दक्षता बच्चों में विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए बच्चों में क्या करना चाहिए? कक्ष में स्वासुर वाचन और मौन वाचन दोनों पर जोर देना चाहिए, ये कहा जाता है। इसीलिए कक्ष में स्वासुर वाचन और मौन वाचन की दक्षता बच्चों में विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? अत्यंत आवश्यक है। क्या है? अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, वाचन के दोषों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? अभी हमने वाचन को जाना तथा वाचन के प्रकार जाने कि वाचन क्या होता है। ठीक है, लिखित रूप को या गद्य पद्य को पढ़ने को क्या कहते हैं? वाचन कहते हैं। ठीक है, और उसमें हमने मौन वाचन देखा तथा स्वसर वाचन देखा। क्या देखा? स्वसर वाचन क्या होता है? जिसमें ध्वनि होती है। मौन वाचन क्या होता है? जो ध्वनि रहित होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाचन के दोषों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? ये आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 में आया कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 में आया एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम इसका आंसर देखते हैं। वाचन तथा पठन संबंधित दोषों का निवारण। वाचन तथा पठन संबंधित दोषों का निवारण, वाचन से जो दोष हो जाते हैं उनका निवारण हमें किस प्रकार से करना चाहिए, उसको अब हम पढ़ेंगे। पहला है हमारा आवृत्ति और पुनरावृत्ति। इसका अभिप्राय यह है कि बार बार आवृत्ति तथा पुनरावृत्ति के माध्यम से अभ्यास कराकर उच्चारण संबंधित दोषों का क्या करना चाहिए? निवारण किया जा सकता है। किस प्रकार से हम आवृत्ति और पुनरावृत्ति को दूर कर सकते हैं, इन दोषों को दूर कर सकते हैं? बच्चों से हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि टेबल हैं, जैसे कि पहाड़े हैं, तो बच्चों से कहना चाहिए कि इनको बार बार आप पढ़ें। ठीक है, बार बार बच्चों के पढ़ने से क्या होता है? उनके जो दोष होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। क्या होते हैं? किसी भी चीज़ को अगर हम बार बार उसको पढ़ेंगे तो उसमें हमारी कमियां भी हमें दिखेंगी और उन कमियों को हम सुधार भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका अभिप्राय यही है कि बार बार आवृत्ति और पुनरावृत्ति के माध्यम से अभ्यास कराकर उच्चारण संबंधी दोषों का निवारण किया जा सकता है। बच्चों का हम निवारण कर सकते हैं, बच्चों को बार बार अभ्यास कराकर हम इसका निवारण कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वातावरण परिवर्तन। बच्चों को सिखाई जाने वाली भाषा हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराकर पठन संबंधी दोषों का निवारण किया जा सकता है।
बच्चों को क्या करना चाहिए, जिस प्रकार की भाषा को आप सिखा रहे हैं तो उसी प्रकार का उसके आसपास वातावरण कर देना चाहिए, जिससे क्या होता है, जिससे बच्चे जो होते हैं उसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। कहानी को, जैसे किसी कहानी को नाटक के माध्यम से बच्चों में सिखाया जा सकता है, तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें पास नाटक के द्वारा उस कहानी का क्या करें, वातावरण बना दे, जिससे बच्चे जो हैं उसको और आसानी से सीख सके, ठीक है, करके सीख सके। इसी प्रकार से बच्चों को करके सिखाना चाहिए, इसी प्रकार से बच्चों को करके सिखाना चाहिए कि बच्चों, अगर आपको खेती संबंधित कोई भी पार्ट चैप्टर पढ़ाना है तो आप उसको खेतों में ले जाइए बच्चों को, और खेतों से संबंधित जानकारी दीजिए, जिससे बच्चे देखकर और खुद करके सीख के अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। हमारा चिकित्सा विधि, नेक्स्ट है हमारा चिकित्सा विधि। यदि कोई अंग कोई खराबी के कारण, जन्मजात किसी भी कमी के कारण दोषों से चिकित्सकों द्वारा उपचार किया जाता है। अगर बच्चों में कोई अंग ऐसा होता है या फिर जन्मजात रूप में उसमें कोई परेशानी होती है तो उनको क्या करना चाहिए, चिकित्सा विधि के माध्यम से दूर करना चाहिए उन दोषों को। चिकित्सा विधि के माध्यम से उन दोषों को क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मौन वाचन से आप क्या समझते हैं? मौन वाचन से आप क्या समझते हैं? मौन वाचन का महत्व भी लिखिए। ये आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौन वाचन आपके एग्जाम में बहुत ही बार आया हुआ है, बहुत ही बार आया, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मौन वाचन की आवश्यकता। इसमें हम मौन वाचन से आप क्या समझते हैं ये पढ़ेंगे, इसका महत्व देखेंगे, आवश्यकता देखेंगे, तथा मौन वाचन के 2 उद्देश्य बताइए। उद्देश्य आप देख सकते हैं 2015 में भी आया और 2017 में भी आया, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि मौन वाचन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्लास को छोड़े ना, आपको इस क्लास से 2 या 3 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इस क्लास को स्किप ना करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस फ्री क्लास का लाभ मिल सके, इस फ्री क्लास का लाभ मिल सके। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं कि मौन वाचन क्या होता है। मौन वाचन का अभिप्राय स्वयं में स्पष्ट है। मौन वाचन का अभिप्राय स्वयं में ही स्पष्ट है मौन वाचन, ठीक है। मौन वाचन का मतलब ही होता है कि जो हम बिना ध्वनि के अपने मन में उच्चारण करें, ठीक है, अपने मन में उच्चारण करें। तो इसका क्या है, इसका अभिप्राय जो है स्वयं से ही स्पष्ट है। मौन का अर्थ होता है बिना ध्वनि के। मौन का अर्थ होता है बिना ध्वनि किए, अर्थात किसी पाठ को इस प्रकार पढ़ना कि किसी को आवाज या ध्वनि से ज्ञात ना होने पाए कि कहीं क्या पढ़ा जा रहा है। एक बार फिर से देखते हैं इसका अर्थ, कि मौन का अर्थ होता है बिना ध्वनि किए, अर्थात किसी पाठ को इस प्रकार पढ़ना कि किसी को आवाज या ध्वनि से ज्ञात ना होने पाए कि कहीं क्या पढ़ा जा रहा है। इसी को क्या कहते हैं, मौन वाचन कहते हैं। यही मौन वाचन कहलाता है। यह सस्वर वाचन से ठीक उल्टा होता है। मौन वाचन क्या होता है, मौन वाचन जो होता है वो सस्वर वाचन से क्या होता है, इससे उल्टा होता है। क्यों उल्टा होता है, क्योंकि सस्वर वाचन जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें उच्चारण किए जाते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें ध्वनि भी होती है। और जबकि मौन वाचन में क्या होता है, मौन वाचन में बिना ध्वनि के क्या किया जाता है, पढ़ाई की जाती है, पढ़ा जाता है, ठीक है, पढ़ा जाता है। आगे देखते हैं मौन वाचन की आवश्यकता। आगे देखते हैं मौन वाचन की आवश्यकता हमें 2-3 दृष्टियों से हो सकती है। ये दृष्टियां निम्न हैं। ये क्या है, मौन वाचन की आवश्यकता को अब हम देखेंगे। पहला पॉइंट है, मौन वाचन में प्रत्येक छात्र पठितांश का वचन स्वगति से कर सकता है। क्या कर सकता है, कि मौन वाचन से क्या प्रत्येक छात्र जो है वो किसी पाठ को अपनी स्वगति से, अपनी गति से, मतलब वो कितनी स्पीड से अगर उस चैप्टर को पढ़ना चाहता है उस हिसाब से वो पढ़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, यदि पाठ्यक्रम का कोई वाक्य या वाक्यांश किसी छात्र की समझ में नहीं आ रहा हो तो उसी वाक्य या वाक्यांश को उस समय तक बार बार पढ़कर समझने का प्रयत्न कर सकते हैं। क्या हो, जब छात्र किसी पाठ या वाक्यांश को पढ़ता है, अगर उसे कुछ समझ में नहीं आता है तो वह उसे बार बार पढ़ के इसको समझ सकता है, जब तक कि वह वाक्य या वाक्यांश उसको समझ में ना आ जाए, जब तक कि उसे वाक्य और वाक्यांश अच्छी तरीके से समझ में ना आ जाए, ठीक है। मौन वाचन में क्या होता है, इसमें छात्र जो होता है वो वाक्य वाक्यांश को क्या करता है, वो अपने मन में पढ़ता है और इतनी बार वो रिपीट कर सकता है। अगर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वह बार बार पढ़ के उसको समझने का प्रयास करता है, कि एक समय ऐसा आता है कि उसको वह वाक्य वाक्यांश समझ में आ जाता है। अगर किसी चीज़ को हम बार बार पढ़ते हैं तो उसका मतलब हमें धीरे धीरे समझ में आ जाता है, तो उसका मतलब यही है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने हेतु मौन वाचन का अभ्यास जरूरी है। अवकाश के क्षणों
का सदुपयोग के लिए, अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने के लिए मौन वाचन आवश्यक है। जैसे आपकी अगर स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं तो आप उन छुट्टियों में क्या कर सकते हैं, उन छुट्टियों में कहानी है, कविता है, ठीक है, कहानी है, कविता है, उपन्यास है, गद्यांश है, ये सबको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इनसे क्या होगा, क्या कर सकते हैं, अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं, मौन वाचन का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मौन वाचन के उद्देश्य। मौन वाचन के उद्देश्य, अब हम मौन वाचन के उद्देश्य को जानेंगे। मौन वाचन बहुत ही अधिक उपयोगी है। मौन वाचन बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। मौन वाचन की आवश्यकता के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसके आधार पर मौन वाचन का उद्देश्य सरलता से निश्चित किए जा सकते हैं। अब हम इसके उद्देश्यों को जानेंगे। पहला पॉइंट है, छात्रों को अधिक से अधिक विषय वस्तु को आत्मसात करना चाहिए। क्या करना चाहिए, छात्रों को अधिक से अधिक विषय वस्तु को क्या करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। मतलब कि उसे बार बार पढ़ना चाहिए और उसे कंठस्थ कर लेना चाहिए, मतलब कि आत्मसात करना चाहिए, अपने अंदर आत्मसात कर लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, छात्र द्वारा किसी बात को स्वयं समझने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। छात्र द्वारा किसी बात को समझने के लिए छात्रों को क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए कि आप कर सकते हैं, और उन्हें करने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, उनकी चिंतन तथा तर्क शक्ति का भी विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए। छात्रों की तर्क शक्ति, उनको उनसे क्वेश्चन पूछने की और उन्हें सोचने की, यानी कि चिंतन की, सोचने समझने का भी विकास करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सोचने समझने का भी व तार्किक विकास भी करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, कक्षा में अन्य छात्रों को व्यवधान पहुंचाए बिना अपनी ही क्षमता द्वारा एवं योग्यता अनुसार छात्रों को पाठ्यांश को समझने के लिए प्रयास कराना चाहिए। शिक्षकों को ये बच्चों में क्या करना चाहिए, उनको प्रयास कराना चाहिए कि वो किसी दूसरे छात्र में व्यवधान ना डालते हुए मौन वाचन की सहायता से पाठ्यांशों और वाक्यांशों को समझने का प्रयास करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, छात्रों द्वारा अवकाश के क्षणों का उपयोग किए जाने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। छात्रों को उनके जो फ्री समय है, जो उनका फ्री समय यानी कि छुट्टी का समय है, अवकाश का समय है, उसमें बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि उन्हें मौन वाचन को सीखना चाहिए और मौन वाचन की क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, यानी कि अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, छात्रों द्वारा विषय वस्तु को गहनता से समझने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मौन वाचन से क्या हो सकता है, मौन वाचन से जो विषय वस्तु है, मौन वाचन में क्या होता है, मौन वाचन में विषय वस्तु को गहनता से समझा जा सकता है। मौन वाचन के द्वारा विषय वस्तु को गहनता से समझा जा सकता है, क्योंकि जो बच्चा होगा या छात्र होगा उसको बार बार वो पढ़ेगा। ठीक है, मौन वाचन में क्या होता है, वो अपने मन में ही रीडिंग करते हैं। रीडिंग करने पर अगर उन्हें कोई वाक्यांश समझ में नहीं आ रहा है तो वो बार बार उसको रिपीट करके क्या कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो उसे गहनता को समझने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, दूसरों को किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना पठनीय सामग्री का भाव ग्रहण करना। इसके माध्यम से क्या होता है, मौन वाचन की सहायता से क्या कर सकते हैं, मौन वाचन की सहायता से किसी दूसरे व्यक्ति को बाधा, मतलब उनके किसी कार्य में बाधा पहुंचाए बिना हम क्या कर सकते हैं, पठन सामग्री को, भाव को ग्रहण कर सकते हैं। मौन वाचन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर व्यक्ति में, हर छात्र में ये इसका विकास होना आवश्यक होता है। क्यों इसका विकास होना आवश्यक होता है, क्योंकि वह कहीं भी और किसी भी स्थान पर मौन वाचन के द्वारा किसी भी चैप्टर या कहानी या फिर वाक्यांशों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी शिक्षण में मौन वाचन का महत्व पर प्रकाश डालिए। हिंदी शिक्षण में मौन वाचन के महत्व पर प्रकाश डालिए। आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डीएलएड 2019 में आया एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है कि इस चैप्टर से आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इस क्लास को स्किप ना करें, आप इस क्लास को देखें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास को देख सकें और उनके भी 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएं। ठीक है, आप सब में शेयर कर दें, सभी दोस्तों में। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में मौन वाचन का क्या महत्व है। भाषा शिक्षण में मौन वाचन का क्या महत्व है, संक्षेप में लिखिए। ये आपको देख सकते हैं कि 2016 में आई, ये 2019 में आए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। भाषा शिक्षण में मौन वाचन हो या कोई अन्य शिक्षण क्रिया, भाषा शिक्षण में मौन वाचन हो या कोई अन्य शिक्षण क्रिया, उसकी आवश्यकता एवं महत्व एक ही होते हैं। उसकी आवश्यकता और महत्व क्या होते हैं,
एक ही होते हैं। इस दृष्टि से मौन वाचन के महत्व निम्नलिखित हैं। इस दृष्टि से मौन वाचन के महत्व जो हैं वो निम्नलिखित हैं। अब हम इसके महत्व को देखेंगे। पहला पॉइंट है, मौन वाचन का लाभ सभी व्यक्ति ले सकते हैं। मौन वाचन का लाभ सभी व्यक्ति ले सकते हैं। मौन वाचन का लाभ छात्र हैं, छात्राएं हैं, व्यक्ति हैं, ठीक है, सभी लोग इसका लाभ ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि मौन वाचन जो होता है वो कहीं भी किसी स्थान पर बैठ के हम उसका कर सकते हैं वाचन, और किसी अन्य व्यक्ति को हम इसमें डिस्टर्ब भी, इसमें हम किसी अन्य व्यक्ति पे भी बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं, उसके कार्य में बाधा उत्पन्न भी नहीं होती है। इसलिए मौन वाचन का लाभ सभी व्यक्ति ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, व्यक्ति दूसरों को किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना मौन वाचन कर सकता है। सही बात है, मैंने आपको ऊपर बताया है कि व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बाधा पहुंचाए हुए भी मौन वाचन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, मौन वाचन कोई बालक, छात्र, व्यक्ति अपनी इच्छा, गति की आवश्यकता अनुसार कहीं भी किसी भी जगह पे कर सकता है और कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात मौन वाचन कक्षा में नहीं, यात्रा में, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, कभी भी किया जा सकता है। किसी भी समय और किसी भी स्थान पर मौन वाचन को आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पॉइंट नंबर 4, मौन वाचन स्वेच्छा के साथ साथ स्वगति से भी किया जा सकता है। मौन वाचन अपनी इच्छा के अनुसार और स्वगति, यानी कि आप कितनी भी स्पीड से, ठीक है, आप जितनी भी स्पीड से चाहते हैं अपने अनुसार उस गति से आप मौन वाचन को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, अवकाश के क्षणों का उपयोग करने की दृष्टि से मौन वाचन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अवकाश के क्षणों को उपयोग में लाने के लिए भी हम मौन वाचन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके जीवन में। अवकाश के क्षणों में आप मौन वाचन के द्वारा कहानी है, उपन्यास हैं, गद्यांश हैं, पद्यांश हैं, कविताएं हैं, इन सबको पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, इसके द्वारा किसी भी अंश की गहराई तक पहुंचाया जा सकता है। क्या हो सकता है? इसके द्वारा किसी भी अंश की गहराई तक पहुंचा जा सकता है। मौन वाचन के द्वारा किसी भी अंश की गहराई तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, इसके द्वारा वाचन है, चिंतन आदि सभी संभव है। मौन वाचन के द्वारा वाचन है, चिंतन है, कल्पना शक्ति है, इन सब का क्या होता है? विकास होता है, जो बालक का बौद्धिक विकास में सहायक होता है। किसमें? बौद्धिक और मानसिक विकास में क्या होता है? सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पॉइंट नंबर 8, उच्च स्तर पर इसकी आवश्यकता एवं महत्व दोनों ही अधिक है। उच्च स्तर पर, हाई लेवल पर इसकी आवश्यकता और महत्व दोनों ही अधिक है। अर्थात प्राथमिक से माध्यमिक तथा उच्च स्तर के लिए भी इसकी उपयोगिता बढ़ती जाती है। बच्चे को प्राइमरी से इसको सिखाना चाहिए। बच्चे में क्या करना चाहिए? मौन वाचन का विकास करना चाहिए। उसके प्राथमिक स्तर से ही उच्च स्तर तक क्या करना चाहिए? उसके अंदर इसका विकास करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पॉइंट नंबर 9, इसमें बालक की क्षमताओं, योग्यताओं का पूरा उपयोग किया जा सकता है। मौन वाचन में बच्चे की मौन वाचन में बच्चों की उपयोगिताओं और क्षमताओं और योग्यताओं का पूरा बच्चे उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हमने पढ़ा है मौन वाचन, वाचन किसे कहते हैं। मौन वाचन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो मौन वाचन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, और आज का हमारा चैप्टर 7 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 8 को पढ़ेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने आज पढ़ लिए हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।